नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग चलते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास में। आदिकाल में क्या सिद्ध साहित्य को पढ़ रहे थे। आज हमारी 12वीं क्लास होगी। इसके पहले 11 क्लासें हो चुकी हैं। जिन भाइयों बंधुओं या दोस्तों ने नहीं देखा है वो जाकर के हमारे हिंदी अनमोल ऑनलाइन चैनल पर जाएं और पीछे की सारी क्लासें देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आदिकाल में सिद्ध साहित्य। आदिकाल में सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य का पहला भाग हो चुका है। आज दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने ये देखा कि सिद्ध लोग कहां से आए थे और कहां चले गए, और ब्रजयान के कवियों द्वारा जो कार्य किया गया उसे जो साहित्यिक कार्य हुआ उसी को हमने सिद्ध साहित्य नाम दिया है। इसकी परिभाषा को भी देख लिया है। हम कौन कौन से कवि हमको पढ़ने हैं हमने इसको भी पहले देख लिया है। सरापा पढ़ना है, लूपा पढ़ना है, सबरपा पढ़ना है, कड़ापा पढ़ना है, दोलूपा पढ़ना है। इसके अलावा अन्य कवि को भी पढ़ना है। तो हमने पहले से हेडिंग डाल रखा है कि आज हम सबसे पहले सरापा को पढ़ेंगे, क्योंकि सिद्ध साहित्य के सबसे प्रमुख कवि कौन है? सरापा है। सरापा एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने सिद्ध साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है और सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि सरापा को ही माना जाता है। इसीलिए सबसे पहले हम आप लोगों को सरापा के बारे में बताएंगे। इसके पहले जो हमने क्लास ली थी 11वीं क्लास में, उसमें हमने आपको ये बताया था कि सिद्ध साहित्य में क्या क्या प्रमुख तत्व हैं या विशेषताएं हैं, इसके बारे में चर्चा की थी। और इसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था कि सिद्ध साहित्य में प्रथम संपादन किसने किया था और किस रचना को सिद्ध साहित्य की प्रथम रचना माना जाता है, या किस रचना के माध्यम से सिद्ध साहित्य की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बारे में हमने पीछे वाली क्लास में बता दिया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आदिकाल में सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य का आज दूसरा पार्ट है और जिसमें हम लोग देखेंगे सरापा को। तो अपनी अपनी कॉपी अपने अपने कलम को निकाल लीजिए और आइए शुरू करते हैं सरापा के बारे में। सिद्ध साहित्य का समय 8वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सरापा का समय क्या था। समय की बात करें तो सरापा के समय में राहुल सांकृत्यायन के अनुसार क्या था? राहुल सांकृत्यायन यही सबसे मान्य है, यही सबको मान्य भी है। इसीलिए इसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार क्या है समय? क्या माना है इन्होंने समय माना है 769 ईस्वी। 769 ईस्वी। और ये क्या है? ये सर्वमान्य है, यही माना भी जाता है सरापा का समय। इसके अलावा जब अगर नाम देकर पूछे कि रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है, तब हम लोगों को अलग से डेट बतानी है। जब आपसे ये पूछे कि सरापा का समय क्या है, तो आप ये बताएंगे 769 ईस्वी। यही सब विद्वानों ने माना भी है। इसके अलावा जो विद्वानों ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, आइए उन विद्वानों को देखते हैं। तो देखते हैं सबसे इसके बाद रामकुमार वर्मा के अनुसार, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार इन्होंने एक निश्चित समय नहीं बताया है। इन्होंने कहा कि विक्रमी संवत 717 से कितना 826 माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसको माना है। कंफ्यूजन हो रही होगी तो यहाँ रामकुमार वर्मा के अनुसार कर देते हैं ताकि आपको, नहीं तो आप रामकुमार वर्मा का समय मान लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ लिखते हैं के अनुसार। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 700 विक्रमी संवत 717 से 826। ठीक। अब आपको सरापा का समय अगर रामकुमार वर्मा के अनुसार पूछता है कि विक्रमी संवत 717 से 826 बताना है। आइए अगले आलोचक का नाम लिखते हैं। तो अगले आलोचक में है
डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल ही लिख लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल। और कौन है इनके साथ हैं? गुलाब राय, गुलाब राय, गुलाब राय। और कौन है? गुलाब राय के साथ हैं डॉक्टर विनय तोष, डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य। के अनुसार क्या है? विक्रमी संवत 690 के आसपास के अनुसार, विक्रमी संवत 690 के आसपास। आपसे ये पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने सराफा का समय क्या माना है? तो आपको बताना है 690, विक्रमी संवत 690 माना है। राहुल सांकृत्यायन से के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? 769 ईस्वी। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि सराफा का समय क्या है तो आप ये बताएंगे 769 ईस्वी। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। आइए देखते हैं कि एक किसके समकालीन थे। इसी में एक लाइन और बढ़ा लीजिए, लिख लीजिए सराफा, सराफा धर्मपाल के समकालीन थे। अगर धर्मपाल का समय भी पूछा जाए तो आप ब्रैकेट में उनका समय भी लिख लीजिए धर्मपाल का, ताकि आपको बार बार नोट ना करना पड़े। सराफा धर्मपाल के समकालीन थे, ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन अगर धर्मपाल का समय देखा जाए कब से कब तक, 769 ईस्वी से कितना, 809 ईस्वी, इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, के समकालीन थे, के समकालीन थे। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि सराफा किसके समकालीन थे? तो आपको बताना है धर्मपाल के समकालीन थे। और इसके साथ सराफा का कुछ और नाम है तो लिख लीजिए सराफा के प्रमुख नाम, सराफा के प्रमुख नाम। प्रमुख नाम में जो इनके मुख्य नाम है, नाम तो बहुत सारे हैं लेकिन जो मुख्य 2-3 नाम है उसको हम आपको करवा देते हैं। तो आप लोग लिखिए, सरोज वज्र भी इनको कहा जाता है। क्या? सरोज वज्र भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इनको राहुल भद्र भी कहा जाता है, राहुल भद्र भी कहा जाता है। राहुल भद्र के साथ साथ सरोज भद्र भी कहा जाता है, सरोज भद्र भी कहा जाता है, सरोज भद्र भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? सरोरू भी कहा जाता है, सरोरूप भी कहा जाता है इनको। और पदम वज्र, पदम वज्र आदि आप कर लीजिए। बस ये इसमें आपसे राहुल भद्र और सरोज भद्र या सरोज वज्र यही नाम पूछा जाता है परीक्षाओं में। इसके अलावा ये सब और एक्स्ट्रा नाम नहीं पूछा गया है और ना तो पूछे जाने की कोई संभावना बनती है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद लिखते हैं इनकी रचनाएं, सराफा की जो रचनाएं हैं उसको देखते हैं। हो गया? क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो आप लोग सराफा की रचनाएं लिख लीजिए। रचनाएं, अगर रचनाओं की बात की जाए तो कौन सी रचनाएं हैं? इनकी रचनाओं की संख्या 32 मानी जाती है। तो आप लिखिए इनकी रचनाओं की संख्या कितनी मानी जाती है? 32 मानी जाती है।
जो निम्नलिखित, इनकी रचनाओं की संख्या 32 मानी जाती है, जो निम्नलिखित 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 है। तो 32 के 32 नाम हम नहीं लिखेंगे, हम लोग केवल एक दो नाम लिख लेते हैं परीक्षाओं में जो पूछी जाती है, केवल उन्हीं का। तो पहले नंबर पे आप लिख लीजिए दोहा कोश, यही अभी तक परीक्षा में पूछी भी गई है, इसके अलावा कोई रचना अभी तक पूछी नहीं गई है। फिर भी परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, तो एक आध दो रचना और हम लोग लिख लेते हैं। उसके अलावा लिख लीजिए दोहा कोश गीति। दोहा कोश से ही आप पकड़ लीजिएगा कि ये सराफा की रचना है, दोहा कोश गीति। उसके अलावा और क्या है, दोहा कोश चार्या गीति, दोहा कोश चार्या गीति, दोहा कोश चार्या गीति। दोहा कोश उपदेश गीति 4 नंबर, दोहा कोश उपदेश गीति। ये दोहा कोश नाम आने से आप लोग इस रचनाओं को पकड़ लेंगे। तो इन रचनाओं को ज्यादा लमसम मान के चलो 60% रचनाओं में इनके दोहा कोश का नाम है, एक दो रचनाओं में नहीं है, उसको हम करवा देते हैं आपको जिसमें नहीं है। कामकोश अमृत ब्रज गीति, कामकोश अमृत ब्रज गीति, इसमें नहीं है दोहा कोश। और है डाकिनी ब्रज गीति, डाकिनी ब्रज गीति। ठीक बच्चों, आपको दोहा कोश रचना को याद रखना है, क्योंकि सबसे प्रमुख रचना यही है, यही पूछी गई है। दोहा कोश किसकी रचना है? सराफा की रचना है। ठीक है, और सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि कौन है? सराफा है। इसको हम लोग अभी लिखते हैं विशेष तत्व में। आइए लिखते हैं सराफा के संबंध में विशेष तत्व। ये पहले रचना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, मिटा दें इसको, नोट डाउन हो गया बच्चों। चलो अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए विशेष तत्व। विशेष तत्व में हम लोग लिखेंगे क्या? विशेष तत्व। विशेष तत्व में लिखिए 84 सिद्धों में सराफा, 84 सिद्धों में सराफा। 84 सिद्धों में सराफा कालक्रम की दृष्टि से, कालक्रम की दृष्टि से 84 सिद्धों में सराफा कालक्रम की दृष्टि से पहले सिद्ध, पहले सिद्ध हैं, सिद्ध हैं। इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना, इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना दोहा कोश है, दोहा कोश है। ये वाली दोहा कोश है। इसका संपादन, इसका इसका संपादन किसने किया था? राहुल संस्कृत्यायन एवं
राहुल संस्कृत्यायन एवं प्रबोध प्रबोध क्या नाम था उनका? प्रबोध चंद्र वागची। प्रबोध चंद्र वागची ने किया है, अब आइए देखते हैं 84 सिद्धों में सराफा कालक्रम की दृष्टि से सबसे पहले सिद्ध है। अगर आप देखेंगे कि सिद्ध साहित्य में सबसे पहले कवि कौन है तो सराफा है। ठीक, इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना का क्या नाम है हम पहले ही बता चुके हैं कि दोहा कोश है। इनका संपादन किसने किया है? राहुल संकीर्त्यायन एवं प्रबोध चंद्र वागची ने किया है। किस रचना का? दोहा कोश का। अब सवाल ये उठता है क्या दोनों लोगों ने एक साथ किया है? तो नहीं, दोनों ने अलग अलग किया है। ये पॉइंट भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि दोनों ने अलग अलग किया है, अलग अलग किया है। संपादन इन्होंने अलग किया है, इन्होंने अलग किया है, दोनों ने अलग अलग किया है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट में आप लिख लीजिए वर्तमान में सराफा की एक भी रचना उपलब्ध नहीं, एक भी रचना उपलब्ध नहीं। ये चीज हमने पहले भी देख लिया था। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी के प्रथम कवि तो आप क्या बताएंगे? सराफा, क्योंकि सिद्ध साहित्य सबसे पहले आया और उसके जो सर्वश्रेष्ठ कालक्रम की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ कवि थे कौन थे? सराफा थे। तो सराफा सबसे पहले कवि हो गए, लेकिन इनकी रचना उपलब्ध नहीं हुई, इनकी वर्तमान में कोई रचना उपलब्ध नहीं हो पाई, इसीलिए इनकी रचना को सबसे हिंदी का प्रथम रचना नहीं माना गया। इसकी रचना को माना गया था देवसेन की श्लोकाचार को माना गया था, जिसका रचना काल था 933 ईस्वी। अब वही चीज जो हमने पहले बताया था फिर वही चीज आपको बता रहे हैं, वर्तमान में सराफा की एक भी रचना उपलब्ध नहीं है। अगला पॉइंट क्या है इसमें? राहुल संकीर्त्यायन, अगला पॉइंट लिखिए राहुल संकीर्त्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना, ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। प्रथम कवि माना है। ठीक, किसने? राहुल संकीर्त्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। और आगे लिखिए राहुल संकीर्त्यायन हिंदी काव्यधारा, राहुल संकीर्त्यायन हिंदी काव्यधारा का आरंभ, हिंदी काव्यधारा का आरंभ, हिंदी काव्यधारा का आरंभ सराफा से मानते हैं। यही सर्वमान्य मत भी है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सराफा ही है। ठीक, ये चीज हमने पहले ही जब हिंदी का प्रथम लिखवा रहे थे तो वहां पर हमने लिखवा दिया कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर पर लिखिए सिद्धों में
में सहजयान या सहजन, सहजयान या सहजयान के प्रवर्तक सरहप्पा हैं, के प्रवर्तक सरहप्पा है। ठीक, इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इस विशेष तत्व में 84 सिद्धों में कार्यक्रम की दृष्टि से सबसे पहले सिद्ध कौन है? सरहप्पा। इनकी रचना का क्या नाम है? दोहा कुश। संपादन राहुल संकीर्तन और प्रबोध चंद्र वागची ने अलग अलग किया है। वर्तमान में सरहप्पा की ये भी रचनाएं नहीं उपलब्ध है, ये भी हम लोग जानते हैं। राहुल संकीर्तन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, ये भी हमने पहले पढ़ लिया है। राहुल संकीर्तन हिंदी काव्यधारा का आरंभ सरहप्पा से ही मानती है, ये भी हमने पढ़ लिया है। सिद्धों में सहजयान या सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरहप्पा है। ये पॉइंट हमने नहीं देखा था, ये भी हमने देख लिया। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सरहप्पा के संबंध में आलोचकों के कुछ मत है, उसको देख लेते हैं। सरहप्पा के विषय में देख रहे हैं, अब डाल लीजिए आलोचकों के मत। आलोचकों के मत, आलोचकों का क्या कहना है यहां पर डाल लीजिए। सिद्धों में सरहप्पा सबसे पुराने सिद्ध है। सिद्धों में सरहप्पा सबसे पुराने सिद्ध है। ये कथन किसका हो सकता है, आप लोग बताइएगा। इनका समय विक्रमी संवत, इनका समय विक्रमी संवत 690 है। अब तो आपको पकड़ में आ गया होगा कि 690 किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए किसका कथन है, यह है रामचंद्र शुक्ल का, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग, पहला कथन हो गया। दूसरा कथन, आक्रोश की भाषा, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में दिखाई देता है। सरहप्पा में दिखाई देता है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है बताइए? डॉक्टर बच्चन सिंह का। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में दिखाई देता है। ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह। अब किसके प्रति है? सरहप्पा के प्रति है। तीन नंबर पे सरहप्पा दोहा चौपाई, सरहप्पा दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता, तथा हिंदी के प्रथम कवि, तथा हिंदी के प्रथम कवि है। ये कथन किसका है? ये कथन है राहुल संकीर्तन का। राहुल संकीर्तन।
नोट डाउन कर लीजिए। पहला कथन देख लीजिए, सिद्धों में सरापा सबसे पुराने सिद्ध हैं, इनका समय विक्रमी संवत 690 है। अगर ऐसा कथन दिखता है आपको 690 तो क्या लगाएंगे, रामचंद्र शुक्ल को। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में दिखाई देता है, ये कथन किसका है, डॉक्टर बच्चन सिंह का। सरापा दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता तथा हिंदी के प्रथम कवि हैं, ये कथन किसका है, राहुल संकीर्तन। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर चलते हैं दूसरे कवि लुईपा के पास। हेडिंग डालिए आप लोग, लुईपा। 2 नंबर पे कौन से कवि हैं, लुईपा। पहले नंबर पे सरापा थे, दूसरे नंबर पे लुईपा है। इनका समय क्या था, समय की बात करें तो 773 ईस्वी के आसपास, ये हो गया इनका समय। और गुरु का नाम, गुरु का नाम क्या था, गुरु का नाम था इनके सबरपा, सबरपा गुरु हो गए। और इसके अलावा रचनाएं कौन कौन सी है, रचनाएं की बात की जाए तो रचनाएं हैं इनकी बुद्धोदय, बुद्धोदय हो गया, ये हो गई एक रचना। दूसरी है अब से समय विभक्त, दूसरी रचना हो गई, दूसरी रचना क्या है, अब से समय विभक्त, अभी अभी समय विभक्त। और तीसरी रचना क्या है, तीसरी रचना है लुईपाद गीत का, लुईपाद गीत का। इनके विषय में थोड़ा सा लिखते हैं। सर आप साधना की दृष्टि से, किस दृष्टि से, साधना, साधना की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में, 84 सिद्धों में लुईपा का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। 84 सिद्धों में लुईपा का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है, सबसे ऊंचा माना जाता है, सबसे ऊंचा माना जाता है। इनकी साधना का प्रभाव देखकर, इनकी साधना का प्रभाव देखकर, इनकी साधना का प्रभाव देखकर, इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन शासक, उड़ीसा के तत्कालीन शासक, उड़ीसा के तत्कालीन शासक दारिकपा, दारिकपा एवं उनके मंत्री, एवं उनके मंत्री, एवं उनके मंत्री डोंगिपा, डोंगिपा इनके शिष्य बन गए थे, इनके शिष्य बन गए थे।
इसके बाद कढ़ापा की रचना किसकी? कढ़ापा की रचना चार्याचर विनिश्चय चार्याचर विनिश्चय में लुईपा को चार्याचर विनिश्चय में लुईपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य माना जाता है, प्रथम आचार्य बताया गया है, प्रथम आचार्य बताया गया है। आगे लिखिए, लुईपा का वर्ण विषय, लुईपा का वर्ण विषय लुईपा का वर्ण विषय रहस्यवाद है। प्रभाव वाली सिद्धों में, ये इतना नोट डाउन कर लीजिए, इसको समझ लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं लुईपा के बारे में। अगर लुईपा का समय पूछता है तो क्या है? 773 ईस्वी के आसपास, या 773 ईस्वी ही मानिए। गुरु का नाम क्या है? सबरपा है। इनकी रचनाएं के बारे में जानना चाहें तो रचनाएं कौन कौन सी हैं? बुद्धोदय है, अभिषेक समय विभाग है, लुईपाद गीतिका है। अगर इनके बारे में विशेष तत्व के रूप में देखना चाहें तो कह रहे हैं साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में लुईपा का स्थान सबसे ऊंचा है। मतलब साधना की दृष्टि से, कालक्रम की दृष्टि से किसका है? सरापा का। लेकिन अगर साधना की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ऊंचा स्थान किसका है? लुईपा का। और इनके प्रभाव को देख करके कहां के शासक? उड़ीसा के तत्कालीन शासक दार्घ्यपा और उनके मंत्री डोम्बिपा इनके शिष्य बन गए थे। तो आपसे ये पूछेगा कि लुईपा के साधना का प्रभाव देखकर कहां के तत्कालीन शासक उनके शिष्य बन गए थे? तो आप बताएंगे उड़ीसा। और कौन बन गया था अगर पूछता है तो आप बताएंगे दार्घ्यपा और डोंगिपा। अगर आपसे ये पूछता है कि लुईपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य किसने बताया है, तो कढ़ापा ने बताया है। और कौन सी रचना? कढ़ापा अपनी रचना चार्याचर विनिश्चय में बताते हैं। लुईपा का वर्ण विषय क्या है? रहस्यवाद है। नोट डाउन कर लीजिए, 2 कथन लिखते हैं इनके बारे में, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए कथन लिखते हैं। प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण, पहला कथन, प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण, प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनका स्थान प्रथम। सिद्धों में इनका स्थान प्रथम है। यह कथन किसका है? प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनका स्थान प्रथम है। यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इसके अलावा दूसरा कथन क्या है? नोट डाउन कर लीजिए। लुईपा सरापा के शिष्य
लुइपा सबरपा के शिष्य एवं राजा धर्मपाल के लेखक थे। एवं राजा धर्मपाल के लेखक थे। ये कथन किसका है? ये कथन भी डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। ये कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लुइपा हो गया। तीसरे कवि कौन है? सबरपा। पहले तीसरे कवि का नाम लिखते हैं, पहले फटाफट लिखते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं। सबरपा। समय 780 के लगभग। अगर समय की बात की जाए तो क्या है? समय 780 ईस्वी के लगभग। ईस्वी के लगभग। और अगर लुइपा के गुरु सबरपा, यहाँ पे लिखिए लुइपा के गुरु सबरपा और सबरपा के गुरु और सबरपा के गुरु कौन? सराहपा। सराहपा थे। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य थे। के प्रधान आचार्य थे। ये क्षत्रिय वंश, इनका जन्म ऐसे लिखिए, ये क्षत्रिय वंश में इनका जन्म क्षत्रिय, इनका जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ था। क्षत्रिय वंश में हुआ था। ठीक। ये राजा धर्मपाल के समकालीन थे। ये राजा धर्मपाल के रचनाएं, इनकी रचनाएं थी चार्यापद नंबर 1, चार्यापद नंबर 2, महामुद्रा ब्रजगीति, महामुद्रा ब्रजगीति। 3 नंबर पर ब्रजयोगिनी साधन,
ब्रजयोगिनी साधन। 4 नंबर पर चित्त गुहा गंभीरार्थ गीति। चित्त गुहा गंभीरार्थ गीति। और 5 नंबर पर शून्यता दृष्टि। 5 नंबर पर शून्यता दृष्टि। चर्चित पंक्ति क्या है? चर्चित पंक्ति क्या है इनकी? इनकी चर्चित पंक्ति है छाड़ू छाड़ू माया मोहा। छाड़ू छाड़ू माया मोहा। माया मोह। छाड़ू छाड़ू माया मोहा। विषम दुदोती। विषम दुदोती। ये कहां से ली गई है? चार्यापद। चलो आइए देखते हैं किसके बारे में देख रहे थे? सबरपा के बारे में। सबरपा का समय क्या है? समय अगर आपसे पूछता है तो आप बताएंगे 780 ईस्वी के आसपास। अब आपको अगर अपनी बुक्स के नंबर सीरियल नंबर याद रहेंगे तो आपको समय याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे क्रम से आपको लिखाया जा रहा है जिससे आसानी हो। सबसे पहले हमने सरापा को लिखा है, वो सबसे पहले थे। उसके बाद लुइपा को लिखाया, लुइपा उसके बाद थे। उसके बाद हमने सबरपा को लिखाया। अब इसके बाद हम कड़ापा को लिखाएंगे और उसके बाद डोम्बिका को लिखा देंगे। तो लुइपा के गुरु का नाम क्या था? सबरपा। और सबरपा के गुरु का क्या नाम था? सरापा। यहाँ दोनों चीज क्लियर हो गए। और ये कहाँ पे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। इनका जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ था। ये पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? क्षत्रिय वंश में हुआ था। रचनाएं कौन कौन सी है? चार्यापद है, महामुद्रा, ब्रजगीति है, ब्रजयोगिनी साधन है, चित्त गुहा गंभीरार्थ गीति है, शून्यता दृष्टि है। चर्चित पंक्ति कौन है? छाड़ू छाड़ू माया मोह विषम दुदोती। ये कहाँ से ली गई है? चार्यापद से ली गई है। नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए कड़ापा। कड़ापा। समय, अगर समय की बात की जाए तो इनका समय क्या था? इनका समय था 820 ईस्वी के लगभग। 820 ईस्वी के लगभग इनका समय था। और इनके बारे में देखा जाए तो ये बिहार के सोमपुरी नामक स्थान को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। इनके बारे में लिखिए बिहार के सोमपुरी, बिहार के सोमपुरी नामक स्थान को, सोमपुरी नामक स्थान को अपना कार्यक्षेत्र बनाया, को अपना कार्य क्षेत्र
बनाया, नकार क्षेत्र बनाया। इनके गुरु का नाम जालंधर पा था। इनके गुरु का नाम जालंधर पा था। जालंधर पा था। इनकी रचनाओं की संख्या, इनकी रचनाओं की संख्या, इनकी रचनाओं की संख्या 74 मानी जाती है। 74 मानी जाती है। इनकी रचनाओं की संख्या 74 मानी जाती है। सिद्धों में सबसे ज्यादा रचना करने वाले ये, सिद्धों में सबसे ज्यादा रचना करने वाले कवि, करने वाले माने जाते हैं। बस ठीक, करने वाले माने जाते हैं। रचना क्या है? रचना की बात की जाए तो रचना कौन कौन सी है इनकी? इनकी रचना का नाम है चार्याचर विनिश्चय, चार्याचर विनिश्चय। और कौन सी है? कड़ापा गीतिका, कड़ापा गीतिका। इनका वर्ण विषय क्या है? दार्शनिकता और रहस्यवादिता। अगर वर्ण विषय की बात की जाए, दार्शनिकता और रहस्यवादिता, ये इनका वर्ण विषय है। रहस्यवादिता। कथन, अगर कथन की बात की जाए, कथन लिख लीजिए इनके बारे में क्या है। कथन में लिखिए, कड़ापा की उपदेश की भाषा पुरानी टकसाली है। कड़ापा के उपदेश की भाषा पुरानी टकसाली है, पुरानी टकसाली है। पुरानी टकसाली हिंदी, हिंदी को भी पुरानी टकसाली बोला गया है ना। पुरानी टकसाली हिंदी है। पर गीत की भाषा, पर गीत की भाषा, पर गीत की भाषा पूर्वी बिहारी या पूर्वी बोली मिलती है। गीत की भाषा पूर्वी बिहारी या पूर्वी बोली, यहाँ शुद्ध अशुद्ध मत छाटिए,
क्योंकि जैसा लिखा गया है बुक में जैसा है वैसे ही लिखाया जाएगा, कोई उलट फेर नहीं किया जाएगा। पूर्वी देखकर आप ज्यादा स्मार्ट न दिखाएं। पूर्वी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है, ये कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। कड़ापा सिद्धों की में कथन, दूसरा कथन क्या है? कड़ापा सिद्धों में, कड़ापा सिद्धों में विद्वता की दृष्टि से, विद्वता की दृष्टि से सर्वप्रथम ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। रामकुमार वर्मा। आइए देखते हैं हम लोग कड़ापा। कड़ापा का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और ये बिहार के, वहां से निकल के बिहार के सोमपुरी नामक स्थान को अपना कार्य क्षेत्र बनाया और इनके गुरु का नाम क्या था? जालंधर पाठा। इनकी रचनाओं की संख्या कितनी मानी जाती है? 74 मानी जाती है। 74 रचनाएं जो इनकी हैं ये सिद्ध साहित्य में सबसे ज्यादा मानी गई है। मतलब अगर ये कहा जाए कि सिद्ध साहित्य में सबसे ज्यादा रचना करने वाले कवि कौन है तो कड़ापा का नाम आता है। इसीलिए मैंने एक लाइन में ये भी करवा दिया, ये सिद्धों में सबसे ज्यादा रचना करने वाले माने जाते हैं। इनकी रचना का नाम देखा जाए तो चार्याचर विनिश्चय, कड़ापा गीत क्या है, वर्ण विषय क्या है, दार्शनिकता है और राजवादिता है। कथन, दो कथन है इनके। कड़ापा के उपदेश की भाषा पुरानी टकसाली हिंदी है पर गीत की भाषा पूर्वी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। तो ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। कड़ापा सिद्धों में विद्वता की दृष्टि से सर्वप्रथम है, ये कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। नोट डाउन कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले कवि के पास। हो गया? चलो अगले कवि का नाम है डोम्बिपा। क्या नाम है? डोम्बिपा। अगर इनके समय की बात की जाए तो समय क्या है? 840। समय 840 ईस्वी के लगभग ये इनका समय। अगर इनकी बात की जाए तो डोम्बिका के गुरु का क्या नाम था? विरूपा। गुरु का नाम क्या था? बीड़पा या बीरूपा। या बीरूपा। ठीक। और रचना के बारे में अगर बात की जाए, प्रमुख रचना कौन सी है? प्रमुख रचना कौन सी है? इनकी प्रमुख रचना है
डोम्ब गीतिका, डोम्ब गीतिका और योगचर्या, ऐसे कामा लगा के लिख लो। योगचर्या और क्या है, कढ़ापा गीत का वो, अक्षर दुगो उपदेश, अक्षराद दिको उपदेश, अक्षराद दिको उपदेश, दा में हुआ भी लगा है, इसीलिए अक्षर दिको उपदेश पढ़ा जा रहा है। ठीक, कथन, इनके बारे में कथन नोट कर लीजिए। कथन क्या है, कथन में लिख लीजिए, डोम्बिका, डोम्बिपा सरस कवि है। डोम्बिपा सरस सरस कवि, डोम्बिपा सरस कवि। सरसता के साथ, सरसता के साथ उपदेशात्मकता, उपदेशात्मकता इनके काव्य की, इनके काव्य की प्रमुख, इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। ये कथन किसका है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। इसको इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद कर, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद कर देते हैं। आइए देखते हैं, डोम्बिका, इनका समय क्या है, 840 ईस्वी के लगभग माना जाता है। कहीं कहीं पर इनको मिलता है ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं, किसी किसी बुक में मिलता है क्षत्रिय परिवार में जन्म लिए हैं, डाउट है इसीलिए हमने नहीं लिखवाया है, लेकिन अधिकतर विद्वानों का मत यह है कि इन्होंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है। इनके गुरु का नाम क्या है, बीड़पा है, और इनको वीरूपा भी कहा जाता है। इनकी रचना का नाम डोम्ब गीतिका है, योगचर्या है, अक्षर दिको उपदेश है। इसके साथ साथ इनके बारे में डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने एक बात कही है, डोम्बिका सरस कवि हैं, सरसता के साथ इनका उपदेशात्मकता इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। बस इतना ही इनके बारे में जानना था। आइए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं। हो गया, जो अन्य कवि हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं, एक एक अक्षर। ये हमारे प्रमुख कवि थे, इनके बारे में हमने बहुत बारीकता के साथ देखा। अब जो हमारे कवि बच रहे हैं, जो परीक्षा में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, उनको भी देख लिया जाता है। चलिए लिख लीजिए, अन्य सिद्ध कवि और उनकी रचना। अन्य सिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं, उनकी रचनाएं। एक तरफ कवि का नाम लिखते हैं और एक तरफ रचना लिखते हैं। पहले लिखते हैं कुकुरपा,
कुकुरपा। इनकी रचना का क्या नाम है? इनकी रचना का नाम है, इनका समय दिया गया है, लिख लीजिए समय भी आप। समय क्या है? 840 और रचना का नाम क्या है? रचना का नाम है योग भावना उपदेश। योग भावना उपदेश। और इनकी एक रचना का और नाम है चार्यापद। चार्यापद ये पूछी जा सकती है, योग भावना उपदेश। इसके अलावा भुसुक्का। भूसुप्पा। भूसुप्पा इनकी रचना का क्या नाम है? बोचर्यावतार। बोचर्या अवतार। बोचर्या अवतार। अगले कवि कौन है? कबलपा। कबलपा इनकी रचना क्या है? इनकी रचना का नाम है चार्यागीति। चार्यागीति। और अगले कवि कौन है? आर्यदेवता। आर्यदेवपा। आर्यदेवपा इनकी रचना का क्या नाम है? इनकी रचना का नाम है कावेरी गीतिका। कावेरी गीतिका। और जयनदीपा। जयनदीपा। जयनदीपा की रचना का क्या नाम है? तुर्क मुक्तगर कारिका। तर्क मुद्गर कारिका। कारिका। और जालंधर पा इंपॉर्टेंट है। जालंधर पा यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। जालंधर पा की रचना का क्या नाम है? जालंधर पा की रचना का नाम है मुक्त मंजरी गीति। मुक्त मंजरी गीति। और क्या है? हुंकार चित्र। हुंकार चित्र। और क्या है? भावनाक्रम। भावनाक्रम ये हो गई जालंधर पक्ष। इसके अलावा दारिकप्पा। दारिकप्पा की क्या है? इनकी रचना का नाम है महागुह तत्वोपदेश। महागुह तत्वोपदेश। महागुह तत्वोपदेश। उसके बाद विरूपा। किसके गुरु थे? विरूपा डोम्पा के गुरु थे। विरूपा इनकी रचना का क्या नाम? इनका समय है विक्रमी संवत 897। विक्रमी संवत 897। अगर ईस्वी सन में लिखना हो तो लिखेंगे 840 ईस्वी। आप 57 माइनस कर लेंगे, 97 में 40 ही बचेगा। इनकी साधना का केंद्र नालंदा। इनकी साधना का केंद्र
नालंदा। और ये पर्यटनशील, ये पर्यटनशील थी। पर्यटनशील थे, ये पर्यटनशील थे। आइए देखते हैं कुकुरिपा। कुत्ता की रचना कौन सी है? योग, भावना, उपदेश या चार्यापद। इनका समय कितना है? 840 ईस्वी। भूसुप्पा, ये इनकी रचना का क्या नाम है? वो चार्यावतार। उसके बाद कबल्पा, इनकी रचना का नाम चार्यागीति है। आर्यदेवपा, कावेरी गीतिका। जयनदीपा, स्वर्ग मुग्धर कारिका। जालंधरपा, विमुक्त मंजरी गीति, हुंकार चित्र, भावना क्रम। दारिकपा, महागुहा तत्वोपदेश। विरूपा, विरूपा जो किसके गुरु थे? ये थे डोम्बिपा के गुरु थे। इनका समय क्या था? विक्रम संवत 897। अगर ईस्वी में परिवर्तित करेंगे तो 840 ईस्वी हो जाएगा। इनकी साधना का केंद्र क्या था? नालंदा। ये पर्यटनशील थे, इनकी रचना नहीं मिलती। नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग देख लेंगे सिद्ध साहित्य जो प्रश्न बनने लायक है उनको नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। चलो आइए देखते हैं, मतलब सिद्ध साहित्य का क्रेम निकालते हैं। जो मोटे मोटे हैं, जो छोटे छोटे एग्जामों में पूछे गए हैं मोटे मोटे प्रश्न, हम उनको निकाल लेते हैं बाहर। अगर जैसे कभी कभी ये होता है समय भी नहीं है और पढ़ना भी है, तो उस एक पन्ने से ही आपका काम चल जाएगा। उस एक पन्ने में आप लोग क्या लिखेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हो गया। आप इसमें लिख लीजिए सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य में प्रथम सिद्ध कवि पूछा जाएगा आपसे। पहला नंबर, प्रथम सिद्ध कवि या हिंदी का कवि, तो आप क्या बताएंगे? सराहपा, ये हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान, ये पूछा जा सकता है। 2 नंबर पर लिख लीजिए साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊंचा स्थान किसका है? लोईपा का, लोईपा। ये होगा उत्तर, ये सरापा, ये लोईपा। ठीक। उसके बाद सबसे ज्यादा रचनाकार, 3 नंबर पर सबसे ज्यादा रचना करने वाले, रचना, सबसे ज्यादा रचना करने वाले क्या नाम है? कड़हप्पा। सबसे ज्यादा रचना करने वाली या रचनाएं किसकी है? कड़हप्पा। ठीक। इसके बाद और क्या हो सकता है इसमें? सिद्धों में शाहजहां के प्रवर्तक, सिद्धों में शाहजहां के प्रवर्तक कौन है? सरापा। सरापा। और क्या है? सिद्धों व नाथों दोनों में गिने जाने वाले, 5 नंबर पर
सिद्धों व नाथों दोनों में गिने जाने वाले कौन कौन है? सिद्धों व नाथों में दोनों में गिने जाने वाले कौन कौन कवि हैं? मसेंद्रनाथ है, मसेंद्रनाथ, गोरखनाथ, गोरखनाथ, और कौन है? इसी के साथ नागार्जुन भी है, नागार्जुन भी हो गए। चलो यहाँ नहीं लिखते, आगे लिखते हैं। तीन नंबर पर नागार्जुन हो गए। 4 नंबर पर चरपटनाथ, चरपटनाथ, और कौन था एक व्यक्ति? जालंधरनाथ। 5 नंबर पर जालंधरनाथ। ये हो गए। सिद्धों में योगिनियों की संख्या, छठा पॉइंट नोट कर लीजिए। सिद्धों में योगिनियों की संख्या कितनी है? 4 है। नंबर एक पे मणिभद्रा, मणिभद्रा। नंबर 2 कनकलापा, कनकलापा। नंबर 3 मेघलापा, और नंबर 4 लक्ष्मीकरा, लक्ष्मीकरा। ठीक, ये थे हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, वो सारी चीजें सिद्ध साहित्य से हमने निकाली। प्रथम सिद्ध कवि कौन है? प्रथम सिद्ध कवि है सरापा, और साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का। सबसे ज्यादा रचना करने वाले कड़ापा, कितनी रचना की है? 74 रचना। यहाँ पर लिख दीजिए 74 रचनाएं, 74 रचनाएं की। सिद्धों में सरापा शाहजहां या शाहजहां के प्रवर्तक सरापा है। सिद्धों व नाथों में दोनों में गिने जाने वाले मसेंद्रनाथ, गोरखनाथ, अर्जुननाथ, चरपटनाथ और जालंधरनाथ। सिद्धों और योगनियों की संख्या कितनी है? 4 है। सिद्धों में योगनियों की संख्या कितनी है? 4 है, और टोटल सिद्धों की संख्या 84 है। तो योगनिया कौन कौन सी है? मणिभद्रा है, कनकलापा है, और मेघलापा और लक्ष्मीकरा है। तो इसी के साथ हम लोगों का सिद्ध साहित्य समाप्त होता है दोस्तों। और अगर इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। सिद्ध साहित्य 2 भाग में हुआ है। पहला भाग 11वीं क्लास है और दूसरा भाग 12वीं क्लास है। तो दोनों भाग आप लोग देख लीजिएगा और आपका सिद्ध साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।